नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द दिवाड़ीपुरा यूथ चैनल में। और हम ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पूरा थ्योरी का है। कितने कितने चैप्टर में से कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे हम देखने वाले हैं। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारा स्लोगन है अब की बार 99 पार। तो मेरे साथ आप सब लोग बोलोगे अब की बार 99 पार, ठीक है। तो साथ सब लोग बोलेंगे अब की बार 99 पार, अब की बार 99 पार। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। देखो, पहला तो सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ, स्केलर वेक्टर दोनों ही आप करने वाले हो। दूसरा और बढ़िया क्वेश्चन आपको ये भी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस एंड ऑल्सो ऑन इक्वेटोरियल, दोनों ही आपको करने हैं। और आप पीछे जो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है, इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है, और आपको जो स्फीयर वाला दे रखा है, होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो वो भी आपको अच्छे से देख लेने। थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको वो अच्छे से देख लेने, ठीक है। उसमें से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सिस पे, डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। चलिए देखो, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी मान लो डाइपोल है। चलिए डाइपोल, चलो ठीक है भाई, चलो मान लो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। चलिए थोड़ी बड़ी हो गई, चलो क्या एक्सिस माने ये हो जाएगी? जी हाँ, ये एक्सिस हो जाएगी। चलो ठीक है, हमें ये एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो इसके सेंटर से मान लो ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलिए आर डिस्टेंस पे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि 2a है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया, 2a डिस्टेंस है। तो मैं पहले ये सोच लूं कि पहले चार्ज से यहां डिस्टेंस क्या होगा, और फिर ये सोच लूं कि दूसरे चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा। अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस r है, ये 2a है, सही है। ये पूरा r है, ये 2a है। अगर मुझे यहां से डिस्टेंस चाहिए, यहां से, तो आप सोचो यहां से कितना हो जाएगा। ये पॉइंट तक की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, सोचो भाई। यहां से सेंटर से r, लेकिन सेंटर से ये पूरा 2a है, तो क्या सेंटर से ये अपना हाफ वाला डिस्टेंस a हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल a हो जाएगा। ये भी a हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्या यहां से मैं ये डिस्टेंस ऐसे लिख सकता हूं, r माइनस a? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। सोच लो, सेंटर से r a निकाल दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। बढ़िया है। अब हम माइनस क्यू से निकाले, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलिए हो जाएगा r प्लस a। क्या सही लिखा है, देख लो एक बार। यहां तक का r और ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है अच्छे से, कि भाई दो चार्ज है, एक के पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों की मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। हमें एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सेंटर से मान लो वो जो पॉइंट है अपना, वहाँ तक की दूरी मान लो r है। ऐसा 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है, ताकि अगर आपका स्कोर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है तो वहाँ से आपके मार्क्स कुछ भी नहीं कटेंगे। लेकिन मान लो अगर आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि अगर आपका पेपर मॉडरेटर के पास जा रहा है, मतलब दूसरी बार चेकिंग में जा रहा है, अगर आपका स्कोर वाकई में काफ़ी बढ़िया रह गया, तो हो सकता है आपका पेपर दूसरी बार चेक करेंगे, वहाँ पे शायद हो सकता है आधा मार्क काट दे।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, तो मैं पहले निकाल लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, आर माइनस ए का स्क्वायर। जी हाँ, बढ़िया है। चलिए मैं माइनस क्यू की वजह से निकाल लूँ तो के अपना चार्ज नेगेटिव था, आगे माइनस लिख लूँ के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। क्या मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं इसे दूसरे वाले पेज में लिख लेता हूँ। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा, ई नेट इक्वल टू ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वैसे पॉजिटिव चार्ज कितना आया था, के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। वैसे ये कितना आया था, ये आया था माइनस, वो आगे चार्ज हमने नेगेटिव लिया था, ठीक है। तो क्या आया था, माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। के क्यू निकाल लो बाहर, के क्यू बाहर निकल जाएगा, बचेगा ये 1 बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। चलो ठीक है, ले लो एलसीएम के क्यू। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप हो सकता है तो मेरे ख्याल से तो अगर आपको ये कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं आपसे हो रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रट लो भाई। मैं तो कर लूँगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे ना हो, कंफ्यूज हो जाओ, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो फिर ऐसा है तो रट लो यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे कि आर प्लस ए, ये ब्रैकेट खोल दो, आर स्क्वेयर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस, ये ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई आर माइनस है आर प्लस है, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। चलिए ये वैसे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लेकिन दोनों दो बार है तो 2 बार ऐसा बनेगा। चलिए ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हो गया अपना। चलो अब क्या, ये ब्रैकेट अगर आप खोल दो तो ये माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कट जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये कुछ अपना ऐसे हो जाएगा के क्यू 2 आर ए और 2 आर ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आर ए। आप जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा, तीसरा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस वाला मैंने काट दिया, प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया, ये क्या हो गया, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर। चलिए अब यहां से आगे देखो क्या होगा, तो यहां से आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारा ई नेट कुछ ऐसे मिला है, ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहां मिला था 4 आर ए, में यहां से ऐसे लिख लू 2 इंटू 2 आर ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं। यहां पे हमने लिखा था आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर। चलिए अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो डाइपोल मोमेंट कहीं से तो दिखेगी, देखो फिर डाइपोल मोमेंट कहां पे बन रही है। चलिए तो डाइपोल मोमेंट कुछ यहां ऐसे बनेगी, 2 क्यू और ये ए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, क्यू इंटू 2 ए 2 क्यू है। क्या इसकी जगह पे मैं पी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2k, ये 2 तो है, ये k है, और ये p, 2kp r डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। अगर मान लो अपनी शॉर्ट डाइपोल हुई, मतलब डाइपोल काफी छोटी हुई, तो r इज मच मच ग्रेटर देन a, देन आप यहां पे इसे नेग्लेक्ट कर लो तो r की पावर 4 हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, तो r की पावर 4, एक बार r कट जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ई नेट इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब, और यहाँ p का यूनिट वेक्टर आएगा, डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन में होगी
इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कोई बढ़िया नहीं, कोई बढ़िया इतना टफ तो है नहीं भाई, काफ़ी आसान है। तो क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भाई इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलिए, तो पहले तो मैं यहाँ डाइपोल बना दूं। चलो भाई, ये डाइपोल बना दी हमने। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल माने कोई ऐसी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर भी हो और इसके मिड पॉइंट में से पास हो रही हो। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट में से भी पास हो रही है। अगर मान लो ऐसी कोई लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू डाइपोल, तो आप सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ इनवर्ड आती हुई डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आ रहा है, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा? सही है। चलो दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो तो ऐसा ही होगा। मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है, चलो तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? जी ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। चलो, तो अगर यहाँ पे ई हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलिए ई प्लस है या ना, तो यहाँ पे क्या इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा? जी हाँ, इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा ई कोस थीटा। सही है। चलिए, वैसे मान लो यहाँ से भी ये दोनों साइड से में यहाँ से एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e कोस थीटा। सही है। चलिए मैं यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ। चलिए, ये e माइनस क्यू और ये हो गया 2e कोस थीटा। ठीक है, वैसे इसके साइन कंपोनेंट भी आएंगे, लेकिन साइन कंपोनेंट तो एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वैसे ये e होगा कितना? चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ e, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप सोचो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस अपना a है, ये डिस्टेंस भी अपना ये है, क्योंकि हमने दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने 2a मान रखा है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे मान लो हमें r डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट जो कि है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या आप सोच सकते हो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें तो ये पॉइंट से यहां तक की दूरी पता है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। वैसे ये पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ये डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने डिस्टेंस पता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे। चलिए यहाँ मुझे स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चलिए डायरेक्शन तो हमने पहले ही यहाँ मान रखी इनवर्ट डायरेक्शन में, तो क्या ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपको ऐसा लगेगा सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया आपने, माइनस क्यों नहीं लिया? देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज क्या होता है भाई, डायरेक्शन दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमने यहाँ वेक्टर एडिशन पहले से ही कर लिया है, तो यहाँ नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, या तो आप चार्ज साइन के साथ ले लो, या तो दूसरी बात आप ऐसा कर लो कि आप वेक्टर ले लो, वेक्टर एडिशन कर लो। दोनों में से एक करो तो सही है, दोनों नहीं करने हैं। तो हमने यह वेक्टर एडिशन कर लिया। ठीक है, चलिए ये ई हमने निकाल लिया, ये आ गया, ये नीचे वाला ई भी हमने निकाल लिया, लेकिन दोनों सेम ही है। ये ई कोस थीटा, ये ई कोस थीटा, 2e कोस थीटा। क्या मैं यहां डायरेक्ट लिख लूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e कोस थीटा आएगा। सही है, ई माने आप ये रखो ये रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। अरे हाँ या ना?
आप ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों में से कोई एक रख लो, बड़ी बात नहीं है, रख लो यहाँ पे 2। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सही है। चलो ठीक है। वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये सोचो, कोस थीटा क्या आएगा। चलो मैं कोई अलग पेन ले लूँ, हाँ बढ़िया है। वैसे कोस थीटा आप यहाँ से लिख सकते हो, देखो कोस थीटा माने क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये ट्राइंगल में ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस से हो जाएगा ये, तो कोस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी ए बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट माने 1/2 पावर, जी बिल्कुल सही है, कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे आप अगर यहां ध्यान से देखो तो 2 QA वापस डाइपोल मोमेंट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहां आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की हाफ पावर, मतलब पावर दोनों की एड हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मिल जाएगा कि 2QA की जगह तो हम P लिख रहे हैं भाई, बढ़िया है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 थी और हाफ थी, माने ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, 3/2 पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाँ एक और बात, चलो पहले कर लेते हैं। अगर यहां ऐसा हुआ कि R इज मच मच ग्रेटर देन A, देन ए को नेग्लेक्ट कर लो आप, तो आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 पावर कट जाएगी, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट कुछ ऐसे हो जाएगा KP बाई RQ। चलिए अब अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ कि डाइपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, माइनस से प्लस हम मान के चलते, ये डायरेक्शन है डाइपोल की, ठीक है। हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आया, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन हर बार अपोजिट ही आएगी। आप सोचो ना यार, नेगेटिव चार्ज है तो इधर डाइपोल मूवमेंट आएगी, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज का फील्ड इधर, नेट फील्ड इधर, तो हर बार यही होगा। तो क्या मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा दो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, विथ डायरेक्शन हम मान लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी आप माइनस कर सकते हो, यहाँ कर लो, अगर डायरेक्शन ले लो तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो ई नेट इक्वल टू माइनस KP बाई RQ, डाइपोल का यूनिट वेक्टर। ये दिखा रहा है कि डाइपोल जो डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो डाइपोल आई कैप में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में होगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। इससे पहले मैंने बताया कि ये चैप्टर में और कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, सही है। चलो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। चलो, derive the formula for the electric potential due to electric dipole. From it, mention the electric potential on the axis and on the equator for the electric dipole. वापस अच्छा क्वेश्चन कर लेना है, साथ साथ में और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये खत्म कर लेते इसके बाद बताऊंगा। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आपके जो भी दोस्त को अगर आपने नहीं भेजा है तो भेज दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कैसे लिखने हैं लास्ट मोमेंट पे अगर आपने देख लिया तो आपकी बात बन जाएगी। कुछ कुछ कहीं पे आपको नहीं भी समझ आया है तो भी यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मान लो ये हमारी डाइपोल है, चलो ठीक है, ये हमारी डाइपोल हो गई। यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। चलिए डाइपोल हमें कुछ ऐसे रखनी है, अगर थियोरी में पूछे तो आपको यही लिखना है। चलिए, और हमें ये पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। चलो आप करो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। चलो भाई, तो मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस है R1,
ठीक है, यहाँ से मान लो डिस्टेंस है यहाँ तक का R2, और हम ये मान लेते हैं कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए ये R है। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, चलिए अब मुझे इसमें करना है एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। मान लो यहाँ से एंगल थीटा है तो यहाँ से भी एंगल थीटा ही हो जाएगा, इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारी जो डाइपोल है शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। चलो अगर ये पूरा डिस्टेंस ए हुआ तो यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा ए, सॉरी पूरा 2a हुआ तो आधा हो जाएगा ए, वैसे यहाँ भी आधा हो जाएगा ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ ये ए, तो क्या जिसके साथ एंगल बना रहा है उसे मैं ए कोस थीटा तो लिख ही सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। वैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये ए, सॉरी जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हो जाएगा ए कोस थीटा। चलिए ये हो गया ए कोस थीटा। अब यहाँ देखो क्या करना है, आप सोचो ये पूरा आर है, अब यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो करीब करीब ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम हो जाएंगे, यहाँ तक ही सोचो आप, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे? जी हाँ। तो अगर मुझे ये R1 माने इतना डिस्टेंस R1, तो R1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 के लिए मैं लिख सकता हूँ ये पूरा R है, अगर उसमें से आप एक कोस थीटा निकाल दो तो बचा हुआ डिस्टेंस R1 जितना ही होगा यार। सोचो आप ये पूरा R में से आप इतना निकाल दो तो इतना बचेगा, और ये तो R1 जितना होगा भाई। तो R1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ साथ में मैं ये भी लिख लूँ कि अगर मुझे ये चाहिए R2 यहाँ तक का, ठीक है, तो अगर मैं आप देखो, चलिए यहाँ देखो, अगर मुझे R2 चाहिए R2 तो मैं क्या कर लूँ, ये R है, R यहाँ तक का, अगर R मतलब ये यहाँ तक का, अगर R में मैं एक कोस थीटा ऐड कर लूँ, आप समझो यहाँ तक का तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों सेम ही हो गए, ये R है तो नीचे वाला भी R होगा। अगर R में मैं एक कोस थीटा ऐड कर लूँ तो पूरा R2 मिल जाएगा यार। तो मैं यहाँ पे R2 की जगह पे ये लिख सकता हूँ R प्लस ए कोस थीटा। देख लो जो दोनों टर्म मैंने लिखे हैं वो आपको एग्जाम में ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। देखो वापस देखो क्या किया हमने, क्या ये डिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये R1 चाहिए तो ये पूरा R है, R में से कोस थीटा निकाल दो ये मिल जाएगा। चलो R में से कोस थीटा निकाल दिया, अगर ये R है तो नीचे वाला भी यहाँ तक का तो R ही हो जाएगा। अगर ये R में आप ए कोस थीटा डाल दो तो R2 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं, आपको पहले थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, इसके बाद ये शुरू करना है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर कर लो पहले आप दोनों साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, पहले आप एक काम कर लो, स्क्वायर करने से पहले आप इसमें से R कॉमन निकालो। याद रखना क्या करना है, R कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए कोस थीटा बाय R। जहाँ पे था वहाँ से निकाल लिया, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ से R निकाल लिया, यहाँ नहीं था डिवाइड कर लिया। अब आप स्क्वायर कर लो तो R1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पे आप पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर लो तो पहले का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माने ए कोस थीटा बाई R, और फिर लास्ट टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट टर्म जो मैंने लिखा वो तो इतना छोटा होगा कि अगर आप उसे नेग्लेक्ट कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या बचा R1 स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वेर, यहाँ पे बचा 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई आर। उल्टा कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वेर, आर वन स्क्वेर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वेर। देखो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई आर। क्या सही लिखा मैंने? आपने जैसा यहाँ किया बिल्कुल वैसी प्रोसेस अगर आप यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई आर टू स्क्वेर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वेर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क आएगा 1 प्लस 2a कोस थीटा बाई आर। इससे ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं आएगा। पहले यहाँ से आर कॉमन निकाल लो, फिर आप स्क्वायर कर लो, फिर लास्ट वाला टर्म नेगलेक्ट कर लो, यहाँ सिर्फ प्लस आएगा, फिर आप उल्टा कर दो। चलिए यहाँ पे हम पहले एक काम करेंगे, पहले हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके बाद हम उल्टा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, जैसा यहाँ पे किया बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन पहले आप स्क्वायर रूट ले लो, इसके बाद उल्टा कर लो। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, यहाँ पे बचेगा R1, यहाँ पे बचेगा R और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई R की पावर 1/2। अब आप उल्टा कर लो। चलिए उल्टा करने से क्या टर्म बनेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R। आप सोचो कि अगर यहाँ पे पावर प्लस है, अगर आप यहाँ पे उल्टा कर दो तो क्या ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा। आप नीचे से ऊपर खींच लोगे तो क्या पावर नेगेटिव हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई R की पावर -1/2। ठीक है, उल्टा करने से ये हो जाएगा। हमने पहले यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ R1 हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ पावर 1/2 हो गई। हमने इसको उल्टा कर दिया, 1 बाई R1 1 बाई R। चलिए हमने इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पे पावर प्लस थी जो कि माइनस हो गई। अब मैं सेम वे नीचे यहाँ पे जो टर्म बनेगा 1 बाई R1 की जगह 1 बाई R2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई R। यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह प्लस होगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2a कोस थीटा बाई R की पावर -1/2 ही रहेगी। देख लो आप क्या किया। चलिए मैं वापस एक बार देख लेता हूँ, करवा दूँ। ये तो आपको पता ही होगा क्या किया हमने, इसमें से R कॉमन निकाल लिया, था वहाँ से निकाल लिया, नहीं था वहाँ पे डिवाइड कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। फिर हमने स्क्वायर कर लिया, लास्ट टर्म नेगलेक्ट कर लिया, फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया और उसके बाद हमने उसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 पावर थी -1/2। बिल्कुल ये वाला भी वैसे ही करते जाना है, प्लस आएगा उतना फर्क आएगा। चलो यहाँ से आगे देखते हैं। हमारा लास्ट टर्म ये हुआ 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R। यहाँ पे 1 माइनस 2a कोस थीटा डिवाइड बाई R की पावर -1/2। अब यहाँ से हम करेंगे बाइनोमियल थियरम, जो कि थोड़ा ही है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये जो पावर है वो यहाँ टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2a कोस थीटा डिवाइड बाई, ये आप पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, नीचे हो जाएगा 2R, 2 कट जाएगा और 1 बाई R1 कुछ ऐसे मिलेगा 1 बाई R 1 प्लस a कोस थीटा डिवाइड बाई। सही है। चलिए वैसे अगर आप वो R2 वाला प्रोसेस देखो तो 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R, यहाँ पे कुछ ऐसे था 1 प्लस 2a कोस थीटा डिवाइड बाई R की पावर -1/2 थी। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर आगे हम खींच लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का कट जाएंगे, ये नीचे आएगा, 2 कट जाएंगे, 1 माइनस a कोस थीटा डिवाइड बाई R। यहाँ तक सबको रट लेना है कैसे भी करके, इतनी प्रोसेस तो आपको याद होनी चाहिए। अब हमें यहाँ नेट पोटेंशियल चाहिए ये पॉइंट पे।
ठीक है। पोटेंशियल तो भाई वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां के क्यू बाई आर वन, के क्यू बाई आर टू चार्ज विथ साइन लेना है। चलिए, तो नेट पोटेंशियल चाहिए वी नेट, तो के क्यू बाई आर वन नेगेटिव चार्ज था माइनस के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाहर निकाल लो, 1/r1 1/r2 की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली वो यहां पे रख दो। अगर मैंने के क्यू बाहर निकाल दिया तो यहां बचा 1/r1, ये हो जाएगा 1/r1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर, और r2 की वैल्यू ये रखनी है, आगे माइनस भी है, माइनस 1/r1 माइनस ए कोस थीटा बाई आर। चलो ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो लास्ट वाला। अगर यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये प्लस वाला टर्म, चलिए सॉरी, अब क्या करें भाई, चलिए यहां पे था 1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर। चलिए, तो ये अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप आर बाहर निकाल लो, के क्यू बाई आर, आर हमने खींच लिया बाहर, 1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर, ये हो जाएगा -1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर। क्या सही लिखा है? 1 - 1 तो वैसे भी कट जाएंगे, ए कोस थीटा बाई आर, ए कोस थीटा बाई आर, 2a कोस थीटा बाई आर, और फाइनल टर्म अपना कुछ ऐसे हो जाएगा, वी नेट इक्वल टू के क्यू बाई आर, यहां बचा 2a कोस थीटा बाई आर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी डाइपोल मूवमेंट बन रही है, देखो ये रही 2qa, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं के, इसकी जगह डाइपोल मूवमेंट p कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अगर आप एक्सिस की बात करें तो एक्सिस हमारी डाइपोल ऐसे थी, तो एक्सिस के ऐसे पॉइंट यहां पे आएगी कहीं पे, तो अगर पॉइंट यहां पे होता तो कुछ एंगल बनता, लेकिन यहां पे आ जाओ या आप यहां पे आ जाओ, एक्सिस के साथ तो कोई डाइपोल एंगल ही नहीं बनाएगी, तो थीटा वहां पे हो जाएगा 0, और वी नेट कुछ ऐसे मिलेगा केपी बाई आर स्क्वेयर। और इक्वेटोरियल पे भी आप लिख सकते हो कि इक्वेटोरियल पे क्या लाइन ऐसे होगी, एंगल अपना 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 ही रहेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पे ऑन इक्वेटोरियल थीटा विल बी 90 एंड वी नेट इक्वल टू 0, लिख सकते हो आप ऐसा। तो थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन पूछ चुके एक बार, हो सकता है कि आ जाए, रहता है तो याद रख लो। चलिए, ये चैप्टर में से अब आपको कौन सी थियरी करनी है, ये चैप्टर में से आपको और करनी है कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन, 3 चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनती है, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी, ये 4 पॉइंट अच्छे से कर लो। सीरीज, पैरेलल, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इनटू डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का। इतनी थियरी अगर इनमें से कोई बाकी है तो पहले आप ये कर लो, पहली प्रायोरिटी इसे रखना, सीरीज पैरेलल आपको साथ साथ में ये भी करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड। तो लास्ट में देखा है तो 3 अगर चार्ज रखे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी वाली एक थियरी अपने टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वो भी साथ में करनी है। चलो, व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ 2 सेल। चलो, सीरीज कनेक्शन भी साथ साथ में कर लो, ये पैरेलल कनेक्शन भी साथ साथ में कर लो, और इसमें आपको करंट डेंसिटी
जे इक्वल टू एनी वी डी, ये थोड़ा थोड़ा देख लो। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछ ले, लेकिन अगर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे है, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, लास्ट में मीटर ब्रिज भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, मीटर ब्रिज, जे इक्वल टू एनी वी डी, रेजिस्टिविटी वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा देख लो, वहां से आने के चांस थोड़े कम, लेकिन आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से देख लेने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो इसमें कैसे लिखेंगे, चलिए। तो यहां पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि मान लो ये अपनी पहली बैटरी है जिसका ईएमएफ E1, ये अपनी दूसरी बैटरी जिसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सही है। चलिए मान लो कि यहां से करंट इसमें जा रहा है I1 जितना, यहां पे करंट मान लो जा रहा है I2 जितना। चलिए पोटेंशियल दोनों में सेम होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। अगर पोटेंशियल सेम रहा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। वैसे यहां साइड में ये भी लिख सकता हूं V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, सही है। चलो ठीक है, तो क्या यहां से मैं I1 I2, मुझे क्या करना है, I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, मुझे यहां से I1 और I2 निकाल के इसमें रख देने हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो इसे ले लो इधर, I1 R1 भेज दो सामने, E1 माइनस वी, क्या सही लिखा मैंने, इसे ले लो इधर, इसे ले लो इधर, तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस वी। अब यहां से I1 निकाल लो, क्या हो जाएगा, I1 कुछ ऐसे हो जाएगा E1 माइनस वी डिवाइड बाई आर, सेपरेट डिनोमीटर भी आप दे सकते हो, E1 बाई आर माइनस वी बाई आर, क्या सही लिखा है, बिल्कुल ऐसे यहां निकाल लो। I2 R इक्वल टू E2 माइनस वी, I2 इक्वल टू E2 माइनस वी बाई आर, E2 बाई आर माइनस वी बाई आर, सही लिखा है मैंने। अब I1 I2 के वैल्यू यहां पे रखो। चलो वैसे I नेट इक्वल टू I1 की वैल्यू आ गई E1 बाई R1, सॉरी यहाँ पे पहले का रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ R1 R1 R1, R2 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 R2, हाँ क्योंकि दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो मेंशन करने हैं। चलो माइनस V बाई R1, चलिए ये अपना करंट हो गया I1, और दूसरा करंट E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। हमें अब यहां से कैसे भी करके ये टर्म लाना है, V इक्वल टू E माइनस आई आर के फॉर्म में, जैसे भी करके ये कुछ ऐसा फॉर्म रेडी करना, यहां तक जाना है, ठीक है। चलो तो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, I नेट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। चलिए E1 R1 E2 R2 वाला हमने साथ साथ में कर लिया, माइनस V1 बाई R1 माइनस V2 बाई R2, माइनस बाहर निकाल लो, V बाई R1 माइनस V बाई R2, सॉरी प्लस V बाई R2, हमने माइनस को बाहर खींच लिया, पूरा टर्म ले लो इधर, I नेट ले लो। देखो यहाँ तक हम पहुंच जा रहे हैं, देखो इसको पूरा उठा लो इधर, प्लस हो जाएगा, V बाहर निकाल लो, वैसे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, माइनस अपना प्लस हो गया, इसको भेज दो सामने, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I नेट। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या यहां पे ऐसे हो सकता है, V यहां पे R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, देखो तो R2 प्लस R1 मतलब R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, वैसे यहां E1 R2 प्लस E2 R1 बाई
R1 R2 माइनस आई नेट। चलो यहाँ देखो, अगर मैं पूरे इक्वेशन को R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसे ये R1 R2 में सामने भेज दूं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये टर्म को भी ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 R2 तो डेफिनेटली कटेंगे, सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको भेज दो नीचे, इसको नीचे भेज दो। अब आप सोचो कैसा इक्वेशन बनेगा, V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। ये R1 R2 सामने गए तो यहाँ तो ये दोनों कट गए, यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बना R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, आई नेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे आ गया आई नेट R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देखो ये फॉर्म रेडी हो गया, देखो V नेट आ गया, ये अपना पूरा EMF E नेट है, या आई नेट या R नेट। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। क्या R इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सोच लो, ठीक है, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट। वैसे R इक्विवेलेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। सही है, यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है। चलो आगे देखते हैं। चलो एक्सप्लेन हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड डिराइव। चलिए यहां अब ये रे ऑप्टिक्स के हो गए। चलिए हमने 1 से 3 चैप्टर के देख लिए, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन हम देख रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में क्या करना है। ठीक है, चलिए रे ऑप्टिक्स में ये थोड़े बड़े जो क्वेश्चन आंसर है वो रे ऑप्टिक्स में से निकल के आएंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में से आपको मिरर फॉर्मूला कर लेना है, बाद में आपको साथ साथ में वो आपको पता है तो माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये इसके बाद ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके बाद आपको फाइंड द नेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच इज इन कॉन्टेक्ट थिन लेंस। मतलब दोनों अगर लेंस एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है तो उसकी नेट फोकल लेंथ क्या होगी, ये भी देख लेना है। प्रिज्म वाला अच्छे से देख लेना है, डेफिनेटली भाई प्रिज्म इक्वेशन आ सकता है। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में जितना आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, वो आपको अच्छे से कर लेना है, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मैं वापस रिपीट कर लूँ कौन कौन से क्वेश्चन। मिरर इक्वेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं, नेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन कॉन्टेक्ट, ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाला ये करना है। प्रिज्म वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना है, लास्ट में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको वहां से करने हैं। चलिए ठीक है, चलो पहले हम ये देख ले कि ये आया कैसे। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R जितनी है। ठीक है, चलिए यहाँ कहीं पे पॉइंट C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एट डिस्टेंस मान लो U। चलिए ठीक है, यहाँ से मान लो कोई रह गया, मुझे ये देखना है कि ये कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, कुछ ऐसे गया।
चलो मान लो कि यहाँ पे ये एंगल बना रहा है θ1 या आई मान लो θ1। चलिए अब ये पूरी स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, चलिए ये स्फेरिकल सरफेस है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो क्या ये जा रहा था कुछ ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये अब बेंड कर जाएगा, तो ये कुछ मान लो ऐसे गया, यहाँ पे इसकी इमेज बनाएगा आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो ये θ2 है। ठीक है, चलो ठीक है, ये θ2 है। मान लो कि यहाँ पे ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो बीटा है, ये एंगल मान लो गामा है। ठीक है, या फिर आप θ1 θ2 θ3 मान लो, यहाँ IR मान लो, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस है कुछ ऐसी, ये स्फेरिकल सरफेस हो गई। चलो ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है यहाँ पे। ठीक है, इमेज इसकी यहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस है u डिस्टेंस पे, इमेज इसकी बनी मान लो v डिस्टेंस पे, और यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये r। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ये रे यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, चलिए रे यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया। चलो हमें ये लाना है। चलो यहाँ मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहाँ मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अब आप देखो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट A है, आप देखो ये ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल AOC, AOC, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये θ1 एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये अल्फा और बीटा का एडिशन θ1 जितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू θ1। इन दोनों एंगल का एडिशन, तीसरा एंगल नहीं, उसके बाहर वाले जितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये जो ट्राइंगल का तीसरा एंगल नहीं, उसके बाहर वाले जितना होगा θ1। चलिए दूसरा ट्राइंगल ACI, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये θ2 और गामा, ये बीटा उसका एक्सटीरियर एंगल है, θ2 और गामा, θ2 प्लस गामा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बीटा। वैसे यहाँ गामा को भेज दो सामने, तो θ2 क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मैं अगर स्नेल लॉ अप्लाई कर दूँ n1 sin θ1 n2 sin θ, तो थोड़ी हम स्पीड रखेंगे, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी हिंट ही देनी है, क्योंकि बाकी तो आपने यहाँ तक सब कुछ पढ़ के रखा है, हाँ या ना। चलो तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई कर लूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। इसे आप एंगल छोटे छोटे हो गए, क्योंकि हमने जो यहाँ मान रखे वो सारे पेरेक्सियल रेज हैं। अगर एंगल छोटे छोटे हुए तो साइन थीटा को मैं थीटा मान के चलूँ तो ये हो जाएगा n1 θ1 इक्वल टू n2 θ2। θ1 θ2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। चलिए चलो भाई, वावाझोड़ू। तो ये हम, आपका पेपर जब होगा उसी दिन सुबह हम आएंगे 9:30 बजे, 9:15 से 9:30 के बीच हम लोग शुरू करेंगे अपना सेशन। ठीक है, वहाँ पे अच्छे अच्छे MCQ आपको बताएंगे, आपको साथ में जुड़ना है, आपको दोस्तों को भी साथ में कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़े। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वावाझोड़ू अपना हिट है बॉस। अरे हाँ या ना, तो आना है, सबको आना है। ठीक है, चलो हम ये देख रहे थे कि चलो यहीं कर लेते हैं। चलो यहाँ पे स्पेस है अपने पास n1, वैसे θ1 क्या है देखो तो भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वैसे इक्वल टू n2। θ2 क्या है, θ2 ये रहा, बीटा माइनस गामा। चलो अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पहले निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लूँ कि ये अपना पोल है, मतलब बीच वाला पॉइंट, तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच लूँ, यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच लूँ, तो क्या यहाँ पॉइंट P डैश हो जाएगा। जैसे P और P डैश दोनों काफ़ी पास पास हो गए, क्योंकि मिरर अपना छोटा है, इतना बड़ा तो है नहीं,
तो ये P और P डैश काफी पास पास हो गए। अगर ये पास पास हुए तो यहां पे मैं टेन अल्फा, एंगल छोटा होगा तो टेन अल्फा को हम करीब करीब अल्फा मान सकते हैं। AP डैश बाई माइनस यू, AP डैश बाई माइनस यू, सही लिखा। वैसे टेन बीटा को हम बीटा मान सकते हैं, करीब करीब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AP डैश बाई आर। अरे भाई टेन बीटा ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये AP डैश बाई आर प्लस आर, AP डैश बाई आर। वैसे गामा हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन गामा को गामा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? AP डैश बाई वी, यहां तक का डिस्टेंस। चलिए AP डैश बाई वी, ये दोनों प्लस लिए, माइनस लिया। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन में रख दो आप, मैं यहां पे रखता हूं, देखो। चलो यहां पीछे लिख लेता हूं। देखो यहां पे हमारे पास ये था N1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू N2 बीटा माइनस गामा। चूंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है हमारे पास N1, अल्फा की वैल्यू में कुछ ये मिली थी AP डैश बाई माइनस यू, बीटा की वैल्यू ये मिली थी AP डैश बाई आर इक्वल टू N2, बीटा की वैल्यू AP डैश बाई आर माइनस AP डैश बाई वी। चलिए सही, AP डैश AP डैश AP डैश हर जगह से कटेगा। माइनस N1 बाई यू प्लस N1 बाई आर इक्वल टू N2 बाई आर माइनस N2 बाई वी। N2 बाई वी को इधर ले लो, N1 को सामने भेज दो, माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी, N2 माइनस N1 बाई आर, ये हम लिख सकते हैं। तो ये थ्योरी आप अच्छे से याद रख लो। चलो यहां से आगे देखो। चलिए ये तो कोई टफ नहीं है, आपको आराम से हो जाएगा। तो हम वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। ये तो कैसे करना है ये हमने देखा, हमने माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी, N2 माइनस N1 बाई आर कैसे करना है हमने देख लिया। अब हम ये देख ले कि ये अप्लाई कैसे करना है। मैं मान लो हमारे पास कोई थिन लेंस है, ये कुछ ऐसे रहा, आया ना। चलिए ये हो गया N1, ये हो गया N2 और ये हो गया वापस N1, ठीक है। चलिए होगा ये कि मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहली रे कुछ ऐसे जाएगी, अरे हाँ या ना। अब यहां से ये सरफेस को ऐसा लगेगा, ये सरफेस को, ये वाली सरफेस को, कि रे यहां से ऐसे आ रहा है, ये कुछ गया ऐसे, उसे तो ऐसा ही लगेगा कि मेरे से निकला हुआ रे यहां कहीं जा रहा है। तो इसके लिए इमेज मान लो यहां पे आई बन रही है। मैं पहली सरफेस की बात कर रहा हूं। रे आया, टकराया, रिफ्रैक्शन होके चला गया, तो उसे तो यही लगेगा कि मेरी सरफेस जो निकला हुआ रे है वो आगे जाके एक्सिस से यहां टकराता है, इसलिए मेरे लिए इमेज वो है। चलो ये दूसरी सरफेस को क्या लगेगा, ये दूसरी सरफेस को ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे, ऐसा नहीं लगेगा। वो तो ऐसा ही सोचेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट यहां कहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचो ये रे यहां जाके तो कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, ये तो उल्टा दूर दूर जा रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप समझो मैंने क्या बताया। रे आया ऑब्जेक्ट में से, यहां से गया, यहां से चला गया, लेकिन ये सरफेस के लिए तो ऐसा ही लगेगा कि मेरे लिए ये इमेज है। दूसरी जो सरफेस है उस पे रे ये स्ट्राइक कर रहा है, ये। अब आप देखो तो उसे ये कभी नहीं लगेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि यहां से तो ये रे बेंड हो रहा है। तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट कहीं वहां पे होना चाहिए। अब वहां पे तो रे कहीं पे मीट नहीं कर रही है, तो उसे ऐसा लगेगा कि यार मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
रियलिटी में तो यहाँ वापस रिफ्लेक्शन होकर फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगी, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला कुछ था ऐसे, ये N1 ये N2, मतलब कि रे N1 में से आ रही है माइनस N1/U, जा रही है N2 में N2/V, यहाँ जो लिखा है आपने N2 ये V वाला जो इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है उसमें से ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस करना है। मान लो पहली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 थी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। आप सोचो करना क्या है, जहां से रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें से आगे वाला निकाल दो। ये अपना फॉर्मूला है, ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे अप्लाई करना है। अब करो अप्लाई। मान लो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर पहली सरफेस के लिए आप अप्लाई कर दो तो क्या होगा, रे कहाँ से आ रहा है N1 में से, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस अपना U है, U यहाँ जो इसके लिए इमेज बनी थी मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस V डैश है, और ये जो फाइनल इमेज बनी यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो V, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए मैं अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस N1/U प्लस, जा रहा है N2 में, लेकिन पहली सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस V डैश है, और इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से आपको ऑब्जेक्ट वाला माइनस करना है। चलिए पहला तो जैसा अपना था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दूसरी सरफेस के लिए ये डेफिनेटली चेंज होगा, I2 मतलब सेकंड सरफेस के लिए। अब आप सोचो सेकंड सरफेस में रे कहाँ से आ रहा है, N2 में से। ये सेकंड सरफेस है अपनी, N2 में से रे आ रहा है माइनस N2, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था V डैश। समझे आप, पहले तो अप्लाई करना सीखो। कहाँ से आ रहा है, ये मीडियम में से आ रहा है, N2 में से स्ट्राइक कर रहा है तो N2, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। कहाँ जा रहा है, ये N1 वाले मीडियम में N1, फाइनल इमेज डिस्टेंस V, इमेज वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से आगे वाला माइनस करना है N1 माइनस N2/R2। चलो अब ये मैं यहाँ पे मैं खाली कर दूं, चलो अब मैं क्या करूं, दोनों को जोड़ दूं, तो ये जो N2/V डैश माइनस N2/V डैश तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस N1/U प्लस N1/V, यहाँ पे बचेगा N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2। N1 बाहर निकाल लो तो ये माइनस वाला पीछे लिख लूँ, प्लस वाला आगे लिख लूँ, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, यहाँ से माइनस बाहर खींच लो तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा, N2 माइनस N1/R2। N1 को ले लो नीचे तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए अब यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि अगर U इनफाइनाइट है तो V इक्वल टू एफ, U इनफाइनाइट V इक्वल टू एफ, 1/F इक्वल टू आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो हाँ मैं यहाँ पे लिख ही लूँ, मेंशन कर लूँ कि अगर U इनफाइनाइट है तो V इक्वल टू एफ हो जाएगा 1/F इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। चलो तो ये थियरी आपको कर लेनी, प्रिज्म वाली एक अच्छे से देख लेना, प्रिज्म वाली थियरी। फिर आप हमने 3 चैप्टर और ये 4 चैप्टर न्यूक्लियस तक देख लिया,
मैग्नेटिक करंट वाले में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले में मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोयल, वो नहीं है म्यू नॉट NI/R² डिवाइड बाई 2, वो वाला आपको याद है तो बड़ा सा डेरिवेशन है, रट लो अच्छे से, ठीक है। तो ये वहां से कर लेना है आपको। सर्कुलर कोयल है, उसमें से करंट पास हो रहा है, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, 4th चैप्टर के, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे दूसरी थियरी आपको वो याद हो तो, कोई अपने पास कोई लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे आप रख दो तो उस पर टॉर्क लगेगा, एक वो वाली थियरी देख लेना। आपको पैरेलल वायर में अगर आप करंट पास कर रहे हो तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा वो आप देख लो। 3 हो गई, लास्ट में एमीटर गैल्वेनोमीटर दोनों अच्छे से देख लो। तो ये 4-5 पोर्शन आपको वहाँ पे करने हैं। फिर आप वो EMI वाले चैप्टर में, EMI वाले चैप्टर में आप क्या करो, EMI वाले चैप्टर में आप फेराडेज लॉ कर लो, मोशनल EMF कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना कर लो। बाकी तो अपना पेपर सेट में सारे क्वेश्चन अच्छे से दिए ही है, पेपर सेट आप अच्छे से कर लो। लेकिन यहाँ मैं जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी आपको उसके प्रायोरिटी लिस्ट में रखने हैं। आपको फेराडेज लॉ, मोशनल EMF आपको करना है, फिर आपको करना है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। एसी करंट में से आपको पूरी सर्किट सारी करनी पड़ेगी, सिर्फ आर, सिर्फ एल, सिर्फ सी, तीनों सर्किट और RLC, ठीक है। सिर्फ आर, सिर्फ एल, सी, एल और सी पे थोड़ा ध्यान देना है, और LCR सीरीज कनेक्शन पे। EM वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से कर लो, वहां से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक। फिर रे ऑप्टिक्स में तो हमने देख लिया। वेव ऑप्टिक्स में आप YDAC कर लो, हाइगेन्स प्रिंसिपल कर लो, और हाँ 2 क्वेश्चन वहां पे बढ़िया बढ़िया है, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ध्यान रखना मेरी बात। YDAC की सारी अरेंजमेंट देख लो कैसे करनी है। फिर आप ड्यूल नेचर वाले चैप्टर में आप ध्यान से ये देख लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल की क्या इफेक्ट होगी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल की क्या इफेक्ट होगी। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से देख लो, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से देख लो। चलो, इसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप रेडियस, एनर्जी, ऑर्बिट की रेडियस, एनर्जी, बोहर्स पोस्टुलेट, खास एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, और लास्ट में हमने वो डिराइव किया है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं, वो वाली एक थियरी 1/λ = R करके हमने जो R का फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं वो। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस एकाग्राफ, न्यूक्लियर फोर्स, और पीछे जो न्यूक्लियर फ्यूजन दिया है वो 3 थियरी अच्छे से। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में PN जंक्शन, P टाइप, N टाइप, PN जंक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्स बायस, फुल वेव, हाफ वेव, सारी थियरी अच्छे से पढ़ लो, वहाँ पे एक भी थियरी हमें छोड़नी नहीं है। P टाइप, N टाइप, PN जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपने कर ही लिए होगे डेफिनेटली, नहीं किए हैं, कोई छूट गया है इसमें से, तो पहले वो प्रायोरिटी लिस्ट में रख के पहले ख़त्म कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने आने वाले लेक्चर में वावाजोड़ू सेशन में। थैंक यू।